हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने टाइफाइड और स्कारलेट फीवर के बारे में डिस्कस किया था। वहां आने वाले सारे एमसीक्यू हमने कवर किए थे, लाइक विडाल टेस्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है एग्जाम का विडाल टेस्ट। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में निमोनिक बाशु। इसके अलावा हमने डिस्कस किया पी सूप डायरिया कहाँ देखने को मिलता है। ये सारे के सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्जामिनर के माइंड में रहते हैं। स्कारलेट फीवर की बात करूं तो स्ट्रॉबेरी टंग किसमें नजर आता है। ये सारे एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक नई कम्युनिकेबल डिजीज, एक इंटरेस्टिंग डिजीज जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। डिजीज का नाम है हेजा, बोले तो कोलेरा। आइए डिस्कस करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो इसका नामकरण मैं करूं, अलग अलग इसे नामों से जाना जाता है। हिंदी में हम इसे हेजा कह रहे हैं और इसका नाम कोलेरा होता है। दो और नामों से हम इसे जानते हैं। इसी का नाम है ब्लू डेथ डिजीज, याद रखना है, ब्लू डेथ डिजीज, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने की वजह से बॉडी डिहाइड्रिक रहती है, ब्लू कलर चेंज हो जाता है बॉडी की स्किन का और डेथ हो जाती है सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से। हाइपोवोलेमिक शॉक यहां डेथ का कारण बनता है, इसलिए इसे ब्लू डेथ डिजीज कहा जाता है। दूसरा नाम इसका होता है अक्यूट डायरियल डिजीज, क्योंकि यहां डायरिया भी होता है। अक्यूट डायरियल डिजीज, अक्यूट डायरियल डिजीज, दोनों नाम है ब्लू डेथ डिजीज, अक्यूट डायरियल डिजीज। कोलेरा का ही नाम होता है ब्लू डेथ डिजीज और अक्यूट डायरियल डिजीज, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके एजेंट को लेकर। कोलेरा का एजेंट क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो एजेंट होता है उस एजेंट का नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है, जवाब देंगे विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी जो होता है यह इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो यहीं पर सवाल, बताओ एजेंट का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। क्या होता है यह, तो फिर आप बोलेंगे कि यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी कि यह बैक्टीरियल डिजीज हो गई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, नाम है विब्रियो कोलेरी। चलिए इनक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है इसका, तो आपको जवाब देना है 18 घंटे से लेकर 72 घंटे तक लक्षण आ सकते हैं, बोले तो 1 दिन से लेकर 5 दिन तक। क्लियर, इसके लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट सा होता है, 18 घंटे से लेकर 72 घंटे में आपको कोलेरा के हैजा के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट होती है, तो फिर आपको जवाब देना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होगा फीको ओरल रूट से। फीको ओरल रूट से यह ट्रांसमिट होता है, फीको ओरल रूट से। यहां पर जो सोर्स ऑफ इंफेक्शन है, सोर्स ऑफ इंफेक्शन याद रखना है, उसका सोर्स ऑफ इंफेक्शन होता है आपका कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर कहने का मतलब है दूषित पानी से हैजा होता है। यह
इसका मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इंफेक्शन इज कंटामिनेटेड वाटर, यानी अशुद्ध पानी, गंदा पानी, कंटामिनेटेड अगर आप पानी पी रहे हैं, लीड्स टू हैजा। कोलेरा कोज करेगा, कोलेरा आपको कर सकता है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से। इसीलिए लिखा है फीको ओरल रूट कॉमन, इसका ट्रांसमिशन देखा जाता है। एक पॉइंट और यहां बात करने वाले हैं हम इस बैक्टीरिया से रिलेटेड। यह जो विब्रियो कोलेरी है, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो याद रखना है कि यह जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यह डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। नाम जानते होंगे, माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बार आता है, रॉबर्ट कोच। इसने कोच फिनोमिना भी दिया था टीबी में। इसने डिस्कवर्ड किया था, और कब किया आपको जवाब देना है। इसे डिस्कवर्ड किया गया था सन 1985 में। कब? 1985 में। क्या क्या बातें हमने यहां करी हैं ध्यान दीजिएगा। इसके एजेंट का नाम है विब्रियो कोलेरी। एजेंट का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। और यह जो विब्रियो कोलेरी है, यह किसने डिस्कवर्ड किया था? तो आपका जवाब होगा रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर्ड किया था। क्लियर है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे का देखा जाता है। क्लियर है? वही मैं बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की फीको ओरल रूट, और सोर्स ऑफ इंफेक्शन है कंटामिनेटेड वाटर। ओह सॉरी, यह 1885 है, 1885। क्लियर है? 1800, 1900 नहीं, 1885। 1880 में आया था टाइफॉइड वाला, 1885 में आया था ये वाला। क्लियर है? तो रॉबर्ट कोच ने 1885 में से डिस्कवर्ड किया। ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया है, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 5 दिन का देखा जाता है। चलिए यहां पर एक टॉक्सिन की भी बात करते हैं, याद रखना है, नोट डाल के लिख रहा हूं। जो आपका विब्रियो कोलेरी है, यह रिलीज करता है टॉक्सिन। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन। विब्रियो कोलेरी रिलीज करता है, रिलीज टॉक्सिन। यह टॉक्सिन ही काम करती है इस बीमारी के लिए। टॉक्सिन यह कोलेरा टॉक्सिन के नाम से ही जाना जाता है। कोलेरा एक्सोटॉक्सिन यह होता है। कहां काम करता है? तो याद रखना है, यह टॉक्सिन कहां पर काम करेगा? तो मैं कहूंगा एक्ट ऑन एएमपी पाथवे। एएमपी बोले तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन टाइफॉस्फेट आते हैं। एटीपी की फॉर्म एडीपी, इसमें आता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पर यह काम करता है। कहां पर? तो याद रखना है, ऑन एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स पर यह काम करता है। और जब एपिथेलियल सेल्स पर काम करेगा यह, तो फिर क्या करेगा यह? इस वजह से आपको अक्यूट डायरिया देखने को मिल जाता है। अक्यूट डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया इसी वजह से यहां हो रहा है, अक्यूट डायरिया, क्योंकि यह जो आपका टॉक्सिन है, यह पर्टिकुलर टॉक्सिन काम करता है कहां पर? तो आपका जवाब होगा इंटेस्टाइन में काम करता है। कौन से चीज को इंटरफेयर करके, कौन सी चीज में बदलाव करके? तो आपका जवाब होगा एएमपी पाथवे को यह चेंज करके यहां पर यह काम करता है। क्लियर है? और फिर यहां पर यह प्रोफ्यूज डायरिया खोज कर देगा, प्रोफ्यूज डायरिया यहां खोज कर देता है। क्लियर है? चलिएगा अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों को लेकर कि क्या क्या लक्षण यहां आने वाले हैं।
तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिएगा, स्टेज के हिसाब से यहां आते हैं। पहली स्टेज होती है फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब जानते हैं, एक्सक्रीशन को बोलते हैं, स्टूल पास आउट करना, यूरिन पास आउट करना, उन्हें इवैक्यूएशन कहते हैं। तो स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ऐसे सोचो जैसे पी सूप डायरिया एक इंपॉर्टेंट लक्षण था टाइफाइड फीवर का, वैसे राइस वाटर स्टूल करैक्टरिस्टिक लक्षण होता है कोलेरा का। कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट होता है। राइस वाटर स्टूल, पतला सा स्टूल आता है राइस वाटर, जैसे चावल का पानी, राइस वाटर स्टूल के समान आपको यहां दिखाई देगा। क्या? स्टूल, राइस वाटर स्टूल यहां आपको नजर आता है कोलेरा में। इसके अलावा और क्या नजर आएगा? कई बार वॉमिटिंग भी नजर आती है, वॉमिटिंग। चलिए इसके स्टूल की बात कर लें। स्टूल के अंदर जो आपको ये नजर आ रहा है ना, यह स्टूल देखना ग्रेटर देन 40 टाइम पर डे से ज्यादा हो सकता है। एक दिन में एक व्यक्ति 40 से ज्यादा बार जा सकता है, इतना ज्यादा सीवियर होता है, बहुत ज्यादा। राइस वाटर बिल्कुल पतला डायरिया होगा, दस्त जिसे हम कह रहे हैं, 40 से ज्यादा बार, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। दो मुंह हो गया, दोनों मुंह हुल गए, वॉमिटिंग भी हो रही है और डायरिया भी, मतलब गया काम से। ऐसी स्थिति हो जाएगी, देखना इसको दूसरी स्टेज में, बिल्कुल पतला दुबला, गाल चिपके हुए, पेट धसा हुआ, इसलिए स्केपॉइड एब्डोमेन, होलोचिक्स नाम देते हैं। बात करेंगे उन लक्षणों में। तो पहली स्टेज यह है जिसमें राइस वाटर स्टूल नजर आ रहा है और वोमिटिंग नजर आ रही है। चलिए अब बात करें दूसरी स्टेज के बारे में। तो दूसरी स्टेज क्या होने वाली है? स्टेज ऑफ कोलैप्स। स्टेज ऑफ कोलैप्स, स्टेज ऑफ कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन वाली स्टेज है। कोलैप्स का मतलब होता है सडन लॉस ऑफ वॉल्यूम, इज कॉल्ड कोलैप्स। तो वॉल्यूम डिक्रीज की वजह से नजर आ रहा है कोलैप्स। बता रहा हूं, इसका मतलब होता है सडन लॉस ऑफ वॉल्यूम, सडन लॉस ऑफ वॉल्यूम। अगर फ्लूइड वॉल्यूम अचानक से घट जाए तो हम कोलैप्स की कंडीशन बोलेंगे। अब भाई कोलैप्स होगा तो क्या नजर आएंगे? तो कुछ कॉमन लक्षण तो सभी बोलते हैं, जैसे संकन आईज। जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो आंखें एक संकन आई हो जाती हैं, संकन आई। ड्राई त्वचा, स्किन सूखी सुई हो जाएगी, ड्राई स्किन नजर आएगी। और क्या नजर आना है? यूरिन आउटपुट घट जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट घट जाएगा। इसके अलावा जो पल्स रेट है वह भी क्या हो जाएगी? वीक थ्रेडी पल्स नजर आएंगी, पतली सी वीक थ्रेडी पल्स, वीक थ्रेडी पल्स। जब वॉल्यूम घट रहा है तो टैकीकार्डिया नजर आएगा, टैकीकार्डिया। इसके अलावा ये तो डिहाइड्रेशन में सब जगह ही नजर आते हैं। कोलैप्स के लक्षण हो गए। अब बीपी कैसी होगी? तो याद रखना है कि अनरिकॉर्डेबल बीपी, अनरिकॉर्डेबल बीपी। और यहां मैं बात करूं तो याद रखना हाइपोटेंशन नजर आएगा, हाइपोटेंशन रहेगा, हाइपोटेंशन। इसके अलावा हाइपोवोलीमिया, जब फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया। यह जो कंडीशन है बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट यहां रहने वाली है। याद रखना है, इट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन सेकेंड स्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज।
इस सेकंड स्टेज का मेन कॉम्प्लिकेशन यही है और इसे ही मैं कहूंगा मृत्यु का मेन कारण भी यही होगा। याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। डेथ का मेन कारण ही क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक, और इसी वजह से इसे बोलते हैं ब्लू डेथ डिजीज। क्या बोलते हैं? ब्लू डेथ डिजीज, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम घटने की वजह से पूरा बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है और डेथ हो जाती है, इसलिए बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। यहां तुम्हें नजर आ रहा है जो आप कहेंगे ब्लू डेथ डिजीज। ये तो एक वे लक्षण मैंने बताए हैं जो पानी की कमी से नजर आते हैं। अब यहां पर जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा आपको, एक इंपॉर्टेंट लक्षण जो डायरेक्ट इस बीमारी को इंडिकेट करता है, धोबी के समान हाथ पैर हो जाना। जो धोबी कपड़े धोता है उसके हाथ पिचके रहते हैं, देखना लगातार पानी में रखने से। आप भी सर्दियों में जब कपड़े धोगे देखना आपकी अंगुलियों के आगे वाले टिप्स पिचक जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं वाशरमैन लाइक हैंड। क्या बोलेंगे? वाशरमैन लाइक हैंड एंड फिट। पैर और हाथ वाशरमैन लाइक हो जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लक्षण बता रहा हूं मैं कोलेरा का। इसके अलावा स्केफॉइड एब्डोमेन, स्केफॉइड एब्डोमेन, पिचका एब्डोमेन, तूंद गायब हो जाती है, एब्डोमेन अंदर चला जाता है, भूखा रहता है ना व्यक्ति, वैसे पानी की सीवियर कमी है, निर्जलीकरण हो गया बॉडी में, डिहाइड्रेशन हो गया। इसके अलावा और क्या नजर आएगा? गाल पिचक जाएंगे, तो बोलते हैं होलोचिक्स, होलोचिक्स। ये सारी की सारी कंडीशंस आपको नजर आनी है इस स्टेज में। चलिएगा इनको दिखा भी देता हूं मैं आपको कैसे होते हैं ये लक्षण, तो देख लीजिएगा आपके सामने। मैंने पेश किया है पहला होलोचिक्स। ये भाई साहब जो हैं लग तो बड़े हीरो रहे हैं, इनके गाल देखो पिचके हुए हैं। क्या है? गाल पिचक रखे हैं। देखो ये धसा हुआ दिख रहा है गाल यहां पर, यानी कि मतलब है जो आपके चिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, यहां पर पिचक जाते हैं। क्लियर है? सॉरी। इसके अलावा सेकंड देखिएगा, स्केफॉइड एब्डोमेन। यह जो आपका एब्डोमेन दिख रहा है, इस एब्डोमेन में यह वाला इलाका देखिएगा, यहां पर यह एब्डोमेन वाला जो क्षेत्र है यह बिल्कुल स्लिम हो रहा है, बेली गायब, तौंद गायब हो गई इसकी। इट्स कॉल्ड स्केफॉइड एब्डोमेन। पानी की कमी है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रिक हो रहा है, तो गाल पिचके हुए हैं और पेट धसा हुआ है, इन्हें आप कहते हैं स्केफॉइड एब्डोमेन। और दूसरा आप नाम ले रहे हैं होलोचिक्स। हाथ बता दिया हूं, वाशरमैन लाइक हैंड्स। कपड़े धोते के बाद में हाथ पिचके हुए रहते हैं, वाशरमैन लाइक हैंड इन्हें हम कह देते हैं। क्लियर है? इसे हम क्या कहेंगे? यह दूसरी अवस्था है, दूसरी स्टेज आपकी मैंने बताई, स्टेज ऑफ कोलैप्स। चलिएगा तीसरी स्टेज की बात करते हैं, और अब आनी है स्टेज ऑफ रिकवरी। स्टेज ऑफ रिकवरी, स्टेज ऑफ रिकवरी का मतलब समझिएगा, यहां आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब रिकवरी की बात करें तो जो कंडीशन है वो ठीक नजर आएगी। कब नजर आती है? तो याद रखना है आफ्टर 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन बाद यह अवस्था आपको नजर आनी है। इसमें क्या नजर आएगा रिकवरी अवस्था में? तो आपको याद रखना है कि जो कंडीशंस हैं, कंडीशन रिकवर बेटर, इसमें उसकी जो कंडीशंस हैं वह कुछ अच्छी नजर आ रही हैं, बेटर कंडीशंस नजर आ रही हैं। व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को जो कंडीशन खतरनाक हो रही थी वे कंडीशंस क्या होने लग गई हैं? ठीक होने लग गई हैं। व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन की तरफ गुजर रहा है। क्लियर है?
व्यक्ति कहाँ गुजर रहा है, नॉर्मल कंडीशन की तरफ। और कब आएगा, 4 से 7 दिन के बाद यह देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ लक्षण थे, 3 स्टेज मैंने बताई। पहली स्टेज ऑफ इवाक्यूएशन, वॉमिटिंग और डायरिया, वो डायरिया याद रखना है, राइस वाटर। दूसरा कोलैप्स, सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण मैंने बताए। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट, वाशरमैन लाइक हैंड, स्कैफोइड एब्डोमेन, होलो चिक्स। क्लियर है। चलिए, और हाइपोवोलेमिक शॉक, उसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, वो डेथ का मेन कारण भी है और इसी वजह से ब्लू डेथ डिजीज इसे कहा जा रहा है। अब बात कर लें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। हैजा में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो भाई स्टूल टेस्ट परफॉर्म होगा यहां। तो यहां पर पहला टेस्ट होता है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट यहां परफॉर्म करते हैं और इसे कहा जाता है डिप स्टिक मेथड। क्या बोलते हैं, डिप स्टिक मेथड। डिप स्टिक मेथड हम यहां यूज करते हैं। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं जो रेक्टल म्यूकोजा है, वहां से स्वाब भी ले सकते हैं। तो रेक्टल स्वाब, तो रेक्टल स्वाब लेकर आप असेसमेंट कर सकते हैं और डिप स्टिक मेथड से स्टूल टेस्ट करके भी आप पता कर सकते हैं, विब्रियो कोलेरी का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब आपने सैंपल जो लिया है, इस सैंपल को डायरेक्टली ऐसे ही नहीं भेजते हैं, इसे मीडिया में रखा जाता है। पहले मीडिया बोले तो जहां ग्रोथ होती है, कल्चर मीडिया की बात कर रहा हूं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक बात लिख रहा हूं कि सैंपल होल्ड विथ कल्चर मीडिया, किसके साथ रखते हैं, कल्चर मीडिया के साथ में, ग्रोथ के लिए। कल्चर मीडिया के साथ क्यों रख रहे हैं बेटा, याद रखना है, ग्रोथ के लिए। जहां पर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, खाना दाना पानी जो नॉर्मल चाहिए वो मिल जाता है, उसे हम बोलते हैं कल्चर मीडिया, वो उसे प्रदान कर रहे हो आप। और यहां जो कल्चर मीडिया काम में लेते हैं वो एग्जाम का सवाल है, वीआर मीडिया काम में लेते हैं। कौन सा, वीआर मीडिया। फुल फॉर्म बोले तो वेंकट रमन रामकृष्णा, वेंकट रमन रामकृष्णा, वेंकट रमन रामकृष्णा मीडिया, वीआर मीडिया बोलते हैं। वेंकट रमन रामकृष्णा मीडिया काम में लिया जाता है इसके कल्चर के लिए। किसके कल्चर मीडिया की बात मैं कर रहा हूं, तो साल्मोनेला टाइफी के लिए, ताकि इसकी ग्रोथ हो और हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाए हम विब्रियो कोलेरी को। क्लियर है। तो यह इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। चलिए आगे हम बात करें इसके बारे में, इस डिजीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहली बात, कुछ डिजीजेज आते हैं जिन्हें हम इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज बोलते हैं। इनमें इसका भी नाम है और 2 और आती है। क्वेश्चन आया हुआ है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर, इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज। इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो इंटरनेशनल नोटिफाइबल हैं बेटा, 3 नाम है ये। और क्वेश्चन किसका, जवाब है पीजीआई का। कौन कौन सी हैं, पहला कोलेरा जिसे हम पढ़ा रहे हैं, एक येलो फीवर जिसको आप पढ़ चुके हो मेरे द्वारा, और एक पढ़ाई जानी है प्लेग। तीनों को बोलते हैं इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज, कोलेरा, येलो फीवर और प्लेग। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अभी रिसेंटली 2019 में जो पीजीआई चंडीगढ़ का स्टाफ नर्स का एग्जाम था 74 पोस्टों का, उसमें सवाल था इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज कौन सी नहीं है। आंसर था उसमें 3 ये थी, एक ऑप्शन था मलेरिया, आंसर था मलेरिया। यानी कोलेरा, येलो फीवर और प्लेग को इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज कहा जाता है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर।
तो आप कहेंगे कोलेरा कैसा है, तो मैं एक लाइन में कहता हूं कोलेरा इज लोकली नेशनली एंड इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज। तीनों जगह आती है ये कोलेरा, लोकली, नेशनली एंड इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज है। कैसी डिजीज है? लोकली नोटिफाइबल, नेशनली नोटिफाइबल और इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो तीनों जगह आती है, लोकली भी आती है, नेशनली भी है और इंटरनेशनली भी है। आंसर विल बी द कोलेरा, हेजा। क्लियर है? चलिए अब इस नोटिफाइबल की भी बात करें। कब नोटिफाई करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, नोटिफाई करना चाहिए, नोटिफाई विद इन 24 आवर, वीकली बेसिस पर। वीकली 24 घंटे के भीतर भीतर आपको नोटिफाई करने की जरूरत होती है कोलेरा को। नोटिफाई विद इन 24 आवर, वीकली बेसिस पर आप कोलेरा को नोटिफाई करेंगे। क्या पॉइंट मैंने बताए? पहले 3 बीमारियों का नाम बोला जो इंटरनेशनली नोटिफाइबल हैं, कोलेरा, प्लेग और येलो फीवर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूसरी बात, कोलेरा को मैंने बताया क्योंकि कोलेरा हम पढ़ रहे हैं, ये वह डिजीज है जो हर जगह मिलती है। लोकली मिलेगी आपको, यह बीमारी मिलने वाली है नेशनली भी, और यह बीमारी मिलने वाली इंटरनेशनली भी। तीनों जगह नोटिफाइबल है। कितने समय में नोटिफिकेशन करना चाहिए? 12 घंटे, 24 आवर में कर लेना चाहिए। कितने वीक में? तो याद रखना है हर वीक में इसका नोटिफिकेशन किया जाता है। क्या क्या हमने डिस्कस किया देखिएगा, ये कुछ वे पॉइंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली हाईलाइट होते हैं। मैंने बोला है आपके सामने कि इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज जो होती है, इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज का नाम अगर आए तो 3 डिजीजेस आपको याद रखनी है। और तीनों डिजीज में मैंने क्या क्या बताया है? कोलेरा, येलो फीवर और प्लेग। क्लियर है? नोटिफिकेशन कितने समय में करना चाहिए? वीकली बेसिस पर करनी चाहिए, 24 आवर में। कोलेरा तो तीनों जगह मिलता है, लोकली भी मिल रहा है, नेशनली भी मिल रहा है और इंटरनेशनली भी मिल रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपने देख लिया, आपने इसका लक्षण देख लिया, तो ट्रीटमेंट की बात कर लें। इलाज करना है आपको, तो इलाज में कुछ की पॉइंट बताएंगे सबसे पहले जो एग्जाम के सवाल हैं, फिर दवाइयों का नाम बता देंगे। तो सबसे पहला बात याद रखना है, मोस्ट कॉमन प्रिवेंटिव इंटरवेंशन क्या हो सकता है? प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, कोलेरा से बचाव का सबसे बढ़िया इंटरवेंशन क्या हो सकता है? तो गंदे पानी से जो बीमारी फैल रही थी, इसका मतलब आप शिक्षा दे दो सैनिटेशन के लिए, ये सबसे बढ़िया हो सकता है। हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन फॉर वाटर सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी पिए, वाटर सैनिटेशन। पॉइंट क्लियर हुआ? वाटर सैनिटेशन के बारे में आप बताएं। वाटर सैनिटेशन ये शिक्षा दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है आपका किसमें? कोलेरा में। चलिएगा नेक्स्ट मैं बात करूं और क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा, फर्स्ट इंटरवेंशन क्या होगा? दूसरा एमसीक्यू है, फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर कोलेरा। कोलेरा के लिए पहला नर्सिंग का काम बताओ, तो जवाब देना है आपका सबसे पहले है अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ केसेस करना है। क्या करोगे आप? अर्ली डायग्नोसिस करना है
अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ केसेज, जो कॉलेरा के केस है उन्हें जल्दी से डायग्नोस करो और फिर उनका नोटिफिकेशन करो। यह एक अच्छा पहला नर्सिंग का कार्य हो गया। 2 काम बताए हैं। रोकने के लिए पूछा जाए तो सबसे बढ़िया है सैनिटेशन की शिक्षा देना, और इलाज पूछा जाए तो फिर बताना है अर्ली डायग्नोज कर लो और उनका नोटिफिकेशन कर लो, ताकि पता लगा सके कोलेरा के बारे में। क्लियर है दोनों पॉइंट? चलिएगा अब बात करते हैं दवाइयों को लेकर चले आगे। भाई कुछ दवाइयां देनी पड़ेंगी, बिना दवाइयों के तो काम चलने वाला नहीं है। तो ड्रग्स देखिएगा, क्वेश्चन यहां 3 है। पहला, DOC क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा। कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो जवाब देंगे डॉक्सीसाइक्लिन। यूटीआई में भी काम आती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन में डॉक्सीसाइक्लिन। यहां पर भी DOC के रूप में काम कर रही है कोलेरा में। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि ड्रग ऑफ चॉइस इन चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट फीमेल में और बच्चों में क्या रहने वाली है, तो फिर डॉक्सीसाइक्लिन नहीं बताएंगे। फिर क्या बताना है? अमॉक्सिसिलिन। क्या बताना है यहां पर? अमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन। क्या बताना है? एजिथ्रोमाइसिन। और अगर क्वेश्चन आए मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, यहां मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस नहीं होता, इसलिए इस वर्ड की जगह हम लिखेंगे कीमोप्रोफाइलैक्सिस। मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या काम में लेते हैं? कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए कीमोप्रोफाइलैक्सिस बचाव के लिए आप काम में लेंगे टेट्रासाइक्लिन। क्या काम में लेते हैं? टेट्रासाइक्लिन। कहने का मतलब आप डेट कर रहे हैं, डेट। दवाइयों में एक निमोनिक बता रहा हूं, डेट। डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। क्लियर है? क्या क्या बातें हमने की? ड्रग्स की बात मैंने की। यहां जो दवाइयां आप काम में ले रहे हैं, दवाइयों में यहां आप 3 दवाइयां काम में ले रहे हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए टेट्रासाइक्लिन काम में। और जो टेट्रासाइक्लिन है ये किसके लिए काम में ले रहे हैं आप? कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए। किसके लिए? कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए। और चाइल्ड और बच्चों, महिलाओं में एजिथ्रोमाइसिन काम में ली जाती है। एक पॉइंट और हम बताने वाले हैं, मास कम्युनिकेशन कीमोप्रोफाइलैक्सिस यहां पॉसिबल नहीं है। याद रखना है, बहुत ज्यादा लोगों पर यह यूज नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं मास, ज्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पर कीमोप्रोफाइलैक्सिस बोले तो बचाओ। मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस नॉट पॉसिबल इन कोलेरा में मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस पॉसिबल नहीं है। मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर? ये कुछ दवाइयों के बारे में थी। इसके अलावा और क्या देना चाहिए? तो एक चीज और याद रखनी है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, क्योंकि इसका लॉस हुआ है यहां डायरिया की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी
यह थेरेपी भी बहुत कारगर साबित होएगी कोलेरा में। क्लियर है? क्या क्या बातें की कोलेरा से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा। एक बार हमने डिस्कस किया कोलेरा को, मैंने बोला कोलेरा जो होता है इसके दो और नाम बताए। पहला मैंने बोला ब्लू डेथ डिजीज, सीवियर डिहाइड्रेशन होने की वजह से बॉडी का कलर, शरीर का कलर ब्लू कलर का हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लू डेथ डिजीज के नाम से बेटा जाना जाता है। यहां डायरिया होता है, अक्यूट डायरिया है, बिल्कुल पानी के समान डायरिया होता है, राइस वाटर डायरिया, इसीलिए इसे अक्यूट डायरियल डिजीज भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट हमने बात की, दूसरा पॉइंट हमारा एजेंट को लेकर था। हमने देखा एजेंट का नाम है विब्रियो कोलेरी। क्या है यह? आपका जवाब था सर यह तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर पूछा जाए किसने डिस्कवर्ड किया, जवाब देना सर रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर्ड किया है। कब किया? आपका आंसर होगा 1885 में इसे डिस्कवर्ड किया था। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कोलेरा का? सर 18 घंटे से लेकर 72 घंटे होता है। दिन में कहें तो 1 से 5 दिन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसमिट होती है? जवाब देना फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है। सोर्स क्या है? एक ही सोर्स है, महत्वपूर्ण सोर्स है कंटामिनेटेड पानी। खराब पानी पीने से हैजा होता है, याद रखना है। इसके बाद हमने बात की कि यह कौन सी टॉक्सिन निकालता है, तो मैंने बोला कोलेरा एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। और किस पर काम करती है ये टॉक्सिन? एएमपी पर, बोले तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इसी वजह से यहां डायरिया देखने को मिल जाता है। लक्षणों की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन स्टेज में आते हैं, 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज बोले तो राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, 40 से ज्यादा बार स्टूल पास आउट एक दिन में हो रहा है। दूसरा कहें तो वोमिटिंग। चलिएगा इसके बाद हम आए, लंबी सारी सीरीज थी और सेकंड स्टेज पर चले गए थे, स्टेज ऑफ कोलैप्स, जिसे हम सडन लॉस ऑफ वॉल्यूम की वजह से देख रहे हैं। संकन आइज, ड्राई स्किन, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना, वीक थ्रेडी पल्स नजर आना, टैकीकार्डिया हो जाना, अनरिकॉर्डेबल बीपी नजर आ रही है, हाइपोटेंशन यहां नजर आ रहा है, हाइपोवोलीमिया यहां नजर आ रहा है। सेकंड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन क्या है मोस्ट कॉमन? जवाब देंगे हाइपोवोलीमिया। डेथ का मेन कारण क्या है इस बीमारी में? तो भी जवाब देंगे पानी का लॉस हो जाना, हाइपोवोलीमिया। यही वजह है इसे ब्लू डेथ डिजीज भी कह रहे हैं। क्वेश्चन मिले लक्षणों में, वाशरमैन लाइक हैंड किस में नजर आते हैं? भूलना नहीं है, नेवर फॉरगेट। आंसर विल बी द कोलेरा। स्कैपॉइड एब्डोमेन, पिचका हुआ एब्डोमेन किस में नजर आएगा? आंसर विल बी द कोलेरा। क्वेश्चन आए पिचके हुए गाल किस में नजर आएंगे? होलो चिक्स। आंसर विल बी द कोलेरा। इमेज आपके सामने प्रस्तुत है, कोलेरा के अंदर चिक्स इस समान और पिचका हुआ एब्डोमेन इस प्रकार का। फिर हमने बात किया स्टेज नंबर 3, रिकवरी दिखाती है, लक्षण ठीक होने लगे हैं, 4 से 7 दिन बाद यह संपन्न होती है। चलिएगा आगे बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लेकर आए, स्टूल टेस्ट इसमें करते हैं, डिप स्टिक टेस्ट या रेक्टल स्वभाव से हम यह कंफर्म करेंगे। अब एक बात यहां ध्यान में रखने की है कि जब आप यह परफॉर्म कर रहे हैं, यह सैंपल जो आप लोगे, कोलेरा में जो स्टूल का सैंपल लिया जाता है बेटा, इस स्टूल के सैंपल को हम एक मीडिया में रखते हैं, उस मीडिया का नाम याद रखना। सवाल बनता है इस पर एमसीक्यू एग्जाम में, इसे बोलते हैं वीआर मीडिया। वीआर बोले तो वेंकट रमन रामाकृष्ण, क्या बोलते हैं? वेंकट रमन रामाकृष्ण मीडिया में यह रखा जाता है, कल्चर मीडिया, ताकि कल्चर मीडिया से क्या होगा, यह ग्रोथ करेगा। इसके बाद में कुछ बीमारी को लेकर मैंने पॉइंट बताए, जैसे पहला पॉइंट, यह इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज की लिस्ट में शामिल है। पीजीआई चंडीगढ़
2019 की एग्जाम जब स्टाफ नर्स की लगी थी उसमें सवाल पूछा गया था, विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज। ऑप्शन में 3 आपके सामने है, एक मलेरिया था, आंसर मलेरिया ही होगा। याद रखना कोलेरा, येलो फीवर और प्लेग इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज हैं। मैंने बोला कोलेरा को तीनों में इंक्लूड किया गया है, लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज होती है कोलेरा। इसको नोटिफाई कब करना चाहिए? जवाब होगा आपका 24 आवर में, वीकली बेसिस पर हमें नोटिफाई कर देना चाहिए। चलिएगा फिर ट्रीटमेंट पर आ गए थे। प्रिवेंटिव इंटरवेंशन की बात करूं तो जवाब होगा हेल्थ एजुकेशन, वाटर सैनिटेशन के लिए। और नर्सिंग का पहला काम बताऊं इलाज में तो बताना है अर्ली डायग्नोसिस एंड नोटिफिकेशन ऑफ केसेज। उसके अलावा देखिएगा कुछ दवाइयों का नाम मैंने बोला डेट के नाम से। कोलेरा की डीओसी क्या है? डॉक्सीसाइक्लिन। यह यूटीआई में भी काम आती है। बच्चों में और प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? अजिथ्रोमाइसिन। कीमोप्रोफाइलैक्सिस में क्या काम में लेते हैं? टेट्रासाइक्लिन। यही सवाल मिले, क्या मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस पॉसिबल है कोलेरा का? नहीं, वाटर स्प्रेड डिजीज है, मास कीमोप्रोफाइलैक्सिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? इसके अलावा और क्या कर सकते हो? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी भी आप दे सकते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ द कोलेरा होता है, खत्म होता है आपका कोलेरा। चलिए एक और बीमारी की बात करते हैं, छोटी सी बीमारी है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, रिलैप्सिंग फीवर। सबसे पहले इसकी भी बात करें एजेंट को लेकर, रिलैप्सिंग फीवर के एजेंट को लेकर। तो 2 पॉइंट यहां मैं बताने वाला हूं आपको इस पॉइंट में। पहला पॉइंट, रिलैप्सिंग फीवर का एजेंट जो होता है वह बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया की फैमिली कौन सी होती है? बैक्टीरिया की फैमिली बुरालिया फैमिली में आता है। क्लियर है? बुरालिया फैमिली, बुरालिया फैमिली में यह आता है। बोरेलिया फैमिली के अंदर आता है, बोरानी बोरी, बोरीलिया फैमिली में यह आता है। और इसे वेक्टर बॉर्न डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके तब टाइप पढ़ोगे तब आएगा। 2 प्रकार का, 2 टाइप से होता है, एक जूं से फैलने वाला, उससे होने वाला, और दूसरा होता है टिक से होने वाला। तो वेक्टर बोर्न डिजीज इसे कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ इंसेक्ट से हो रहा है, इसलिए वेक्टर बोर्न डिजीज रिलैप्सिंग फीवर को कहा जाता है। चलिए बात करें इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा। तो देखिएगा इनक्यूबेशन पीरियड 5 से लेकर 15 दिन का माना गया है। 5 से लेकर 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रिलैप्सिंग फीवर का माना गया है। इस रिलैप्सिंग फीवर के टाइप की मैं बात कर रहा हूं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है जिसे आप कहेंगे लाओस बोर्न रिलैप्सिंग फीवर। क्या कहेंगे? आप कहेंगे लाओस बोर्न रिलैप्सिंग फीवर, लाओस बोर्न रिलैप्सिंग फीवर। अब ध्यान दो, लॉस का मतलब होता है जूं। जिनके सिर में बाल बड़े बड़े होते हैं, बालों को काफी दिनों तक साफ नहीं करते हैं, अक्सर महिलाओं में देखी जाती हैं। लाइस या लाओस, जूं, इनके से होने वाली डिजीज यह है। इस प्रकार यहां जो यह रखा गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज। क्या होता है यह? वेक्टर बॉर्न
डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज। और इसका जो एजेंट होता है, इस टाइप का जो एजेंट है, इस प्रकार के लिए जो कारक जिम्मेदार होता है, उसका नाम है स्पाइरोचीता। पर्टिकुलर नाम मैं बता रहा हूं, स्पाइरोचीता बुरालिया, स्पाइरोचीता बुरालिया, जो पर्टिकुलर इसी के लिए जिम्मेदार है, लाउस बॉन्ड रिलैप्सिंग के लिए। इट इज कॉल्ड स्पाइरोचीता बुरालिया। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, बी पर चलते हैं। टाइप बी जो इसका होता है, बी, उसे हम बोलते हैं टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। पहला कौन सा था आपका? इसे एफ करना है, फीवर है ये। क्लियर है? एफ, लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। दूसरा है टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। चलिए इसे भी देखते हैं। टिक, टिक एक और आई थी टिक बॉर्न, याद रखना है, टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। इसमें जो टिक आती है, उस टिप को बोलते हैं, पर्टिकुलर टिक का नाम याद रखना है आपको। उस टिक का नाम है ऑर्निथो डोनर टिक। यह एक प्रकार की सॉफ्ट टिक है, सॉफ्ट टिक है, जिसके द्वारा हो सकता है। तो दो प्रकार मैंने इसके बताए आपके सामने। पहला मैंने बोला है लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। क्या बताया बेटा? तो मैंने बोला है लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर। लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर जो होता है, यह आपका किसकी वजह से हो रहा है? तो आपको बताना है, यह इसकी जो जड़ है वह स्पाइरोचीता बोरेलिया, और दूसरा है टिक बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, यह ऑर्निथो डोनर टिक के द्वारा हो रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके लक्षणों को लेकर। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? तो यहां आपको नजर आ सकता है सीवियर जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन हो सकता है आपको, नोजिया हो सकता है आपको, बुखार है तो फीवर रहेगा, रिलैक्सिंग है इसका मतलब चिल्स होंगी, चिल्स, नोजिया, सीवियर जॉइंट पेन्स, ये सारे, बॉडी एक, ये सारे लक्षण आपको नजर आ सकते हैं। कितने दिन के लिए? याद रखना है, यह लक्षण नजर आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन फॉर 2 to 9 डेज। 2 से 9 दिन तक आपको यह लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। कितने दिन के लिए? जवाब देंगे 2 to 9 डेज, 2 से लेकर 9 दिन तक आपको इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, इसके इलाज में बात करें हम, तो टेट्रासाइक्लिन काम में ली जाती हैं। तो नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट इसका ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में, अगर मैं इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं तो मैं कहूंगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है रिलैप्सिंग फीवर की।
इसी के साथ में रिलैप्सिंग फीवर और कोलेरा दोनों खत्म होते हैं। क्लियर है? क्विक रिव्यूज तुमने जो पढ़ा है उनका एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट। डिजीज का नाम है कोलेरा, हेजा के नाम से जाना जाता है। दो नाम मैंने बताए, ब्लू डेथ डिजीज, अक्यूट डायरियल डिजीज। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर हम आए और हमने एजेंट को लेकर बात की। विब्रियो कोलेरी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कॉच इन 1885 में। इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 72 घंटे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट। सोर्स ऑफ इंफेक्शन में कंटामिनेटेड वाटर। इसके अलावा हमने बात किया इसकी टॉक्सिन को लेकर। विब्रियो कोलेरी रिलीज करता है टॉक्सिन कोलेरा एक्जोटॉक्सिन, एएमपी पर काम करता है, जीआईटी को अफेक्ट करेगा, एपिथेलियल सेल्स को प्रभावित करेगा और अक्यूट डायरिया कोज कर सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्टेज फर्स्ट डायरिया, नेचर याद रखना, राइस वाटर स्टूल नजर आएगा। इसके अलावा याद रखना है आपको स्टेज ऑफ कोलैप्स सडन लॉस ऑफ वॉल्यूम में संकन आई, ड्राई स्किन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, वीक थ्रेडी पल्स, टेकिकार्डिया, अनरिकॉर्डेबल बीपी, इवन हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक नजर आ सकता है। इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेकेंड स्टेज और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो। दैट्स वाई इज कॉल्ड द ब्लू डेथ डिजीज। वासरमैन लाइक हैंड नजर आएंगे, स्कैपॉइड एब्डोमेन नजर आएगा, हॉलो चिक्स यहां नजर आएंगे। स्टेज थर्ड रिकवरी है आफ्टर 4 to 7 डेज। यह है आपके सामने इमेज जो मैंने पेश की है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन स्टूल टेस्ट और रेक्टल स्वाब के द्वारा आप कंफर्म कर सकते हैं। जो स्वाब लेंगे उसे मीडिया में रखना है। मीडिया का नाम वीआर मीडिया, वेंकट रमन रामाकृष्णा मीडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल नोटिफाइबल डिजीज 3 है आपके सामने, कोलेरा, येलो फीवर और प्लेग। कोलेरा को लोकली, नेशनली और इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज कहा जाता है। नोटिफिकेशन कितने समय में? 24 घंटे में। कैसे? वीकली बेसिस पर किया जाएगा। इसके बाद बात की हमने कुछ ट्रीटमेंट को लेकर। मोस्ट कॉमन प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, हेल्थ एजुकेशन फॉर वाटर सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी पिए इसकी सलाह देना। फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन कोलेरा के लिए तो अर्ली डायग्नोसिस करो और नोटिफाई करो केसेस को। कुछ दवाइयों का नाम भी मैंने लिया। डीओसी बताएं कोलेरा की, डॉक्सीसाइक्लिन, बच्चों में और प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन, कीमोप्रोफाइलेसिस के लिए टेट्रासाइक्लिन। मास कीमोप्रोफाइलेसिस पॉसिबल नहीं है, फ्लूइड थेरेपी और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी भी दे सकते हैं। डिजीज नंबर सेकंड रिलैप्सिंग फीवर, बैक्टीरिया है, बोरीलिया फैमिली में आता है, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो 5 से लेकर 15 दिन। टाइप 2 है, पहला है लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, यानी कि जूं से होने वाली डिजीज, और उसका नाम मैंने बोला स्पाइरोचीता बोरेलिया। क्लियर है? इसके अलावा दूसरा टिक बॉर्न है, उसमें ऑर्निथो डॉन और टिक जो सॉफ्ट टिप का प्रकार है, दोनों मैंने बताए। एक लॉस बॉर्न डिजीज है और दूसरा टिक बॉर्न डिजीज है, इसीलिए इसे वेक्टर बॉर्न डिजीज कहा जाता है। लक्षण जॉइंट पेन होगा, नोजिया हो सकता है, फीवर हो सकता है, चिल हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। लक्षण कितने दिन तक? 2 से लेकर 9 दिन तक हमें देखने को मिल सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल डीओसी क्या होगी? टेट्रासाइक्लिन। दिस इज द एंड ऑफ द 2 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज, रिलैप्सिंग फीवर एंड कोलेरा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज की बात करूं जो हमारे पास रिमेनिंग रही हैं, उसमें आपको प्लेग एक हमारे पास बाकी रहा है, एक टाइफॉइड, आपका टाइफॉइड हो गया, टीबी हमारे पास बाकी रही है, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी हमारे पास बाकी रही है। 3 तो ये डिजीज हो गई, प्लेग, लेप्रोसी और टीबी। उसके अलावा एक वॉर्म इन्फेक्शंस लाइक हुक वर्म और राउंड वर्म से वाले। तो ओवरऑल 4 डिजीज आर रिमेनिंग इन ए कम्युनिटी
जिन्हें हम आगामी क्लासेस में पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं 4 में से किसी नई कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। आज की क्लास में इतना ही।